तो वंस अगेन अपन बैक हैं अपने चैनल पे कृष्णा रीड्स। और चूँकि आप जानते हैं कि अपन अभी लाइव प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें इसका जो पहला वीडियो था, पहला पार्ट जो हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं वो फर्स्ट 4 पेजेस तो उसमें इंक्लूडेड थे। अब हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा आपको फिर से बता दूं कि आप इस चैनल के साथ ग्रो कर रहे हैं तो इस चैनल को भी ग्रो कराने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। जैसे जैसे आप ग्रो करते हो वैसे वैसे आप इस चैनल को भी ग्रो कराओ बाय लाइकिंग इट, कमेंटिंग ऑन इट द वीडियोस एंड आप शेयर वगैरह कर सकते हो। तो खैर अब ज़्यादा आपका मैं समय लूँगा नहीं, अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक बात ये है कि अपन कल एक एक्टिविटी पढ़े थे, ठीक है। आपको पता होगा कल जो पिछला एक्टिविटी था जिससे हमने ये चेक करा कि क्लोरोफिल का रिक्वायरमेंट क्यों है फोटोसिंथेसिस वगैरह के लिए। आपने ये देखा होगा कि जैसे हमने क्लोरोफिल इस वाले पर्टिकुलर, मैं आपको इंडिकेट करके दिखाता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। इस पोर्शन से जो येलो टाइप का दिख रहा है उससे डिकलराइज कर दिया है। डिकलराइज करने का मतलब होता है कि उससे क्लोरोफिल निकाल दिया है। अब अगर आप क्लोरोफिल निकाल दोगे तो कैसे निकालोगे? सोचो आप क्लोरोफिल निकालोगे यूजिंग एल्कोहल। तो कोई बड़ा बुजुर्ग आपसे पूछे कि बताइए कि क्लोरोफिल को अगर आपको डिकलराइज करना है तो आप कैसे निकालोगे उसको? तो आप यूज़ करोगे एल्कोहल। अब एल्कोहल क्या करता है, वो जो है ना क्लोरोफिल को डिसॉल्व कर लेता है अपने आप में। तो अल्कोहल का जो सॉल्यूशन है उसका कलर हो जाएगा ग्रीन और आपका कलरलेस हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप देखोगे जब आप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे उसमें तो ब्लू ब्लैक कलर सिर्फ आपको वही इलाका में मिलेगा जहाँ ग्रीन था। यहाँ ग्रीन था तो यहाँ ब्लू ब्लैक मिला, और जहाँ ग्रीन नहीं था वहाँ आपको ब्लू ब्लैक नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये हुआ कि आपको क्लोरोफिल का रिक्वायरमेंट वेरी मच इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, अपन अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने पीछे का रिवाइज करा दिया आपका। अब देखिए आपके लिए एनसीईआरटी में जो एक्टिविटीज़ हैं और एनसीईआरटी में जो फिगर वगैरह है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये फिगर है स्टोमाटा का, ओपन एंड क्लोज स्टोमाटा। अब बोलोगे भैया होता क्या है स्टोमाटा? तो मैं आपको बताता हूँ। आप बताइए फोटोसिंथेसिस के लिए वो 4 चीज़ें जो रिक्वायर्ड है, 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या आप बता सकते हो इसको? आई थिंक यू कैन। सबसे पहले तो क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट जो होता है। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जो पिगमेंट्स होते हैं सिर्फ क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल के अलावा और भी पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल में 2 वैरायटी हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि अगर आपको में से कोई एक बंदा है जो थोड़ा सा चीज़ों को और डीप में जानना चाहता है उनके लिए, और अगर आप में से ऐसे बंदे हैं जो नहीं भाई जो काम का चीज़ बस मैं वो बताऊँ, तो इग्नोर दिस। ये मेरे पढ़ाने का स्टाइल है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। क्लोरोफिल ए जो है वो ब्राइट ब्लू कलर, ग्रीन कलर देता है। क्लोरोफिल बी जो है वो येलो ग्रीन देता है। कभी आप देखते हैं कुछ पत्ते में थोड़ा येलोइश ग्रीन रहता है, थोड़ा कुछ जगह येलो कुछ जगह ग्रीन, तो क्लोरोफिल बी होगा। जैंथोफिल जो है, जैंथोफिल का नाम आप शायद नहीं पहली बार सुन रहे हो, तो मैं इसका स्पेलिंग लिख देता हूँ। जैंथोफिल, फिल वही है जो क्लोरोफिल में फिल है, ठीक है। जैंथोफिल येलो कलर देता है। उसके बाद कैरोटीनॉइड्स के बारे में तो मैंने बताया था, कैरोटीनॉइड्स ऑरेंज या फिर येलोइश ऑरेंज देता है। इस तरीके से ये आप देखोगे तो उससे जो क्लोरोफिल तो एक रिक्वायरमेंट हुआ। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा रिक्वायरमेंट क्या था? वाटर। और चौथा रिक्वायरमेंट क्या था? सनलाइट। इसलिए उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो हम लोग दूसरा रिक्वायरमेंट सोचो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करेगा लिप्स, बिकॉज लिप्स इज द किचन ऑफ द प्लांट ना। तो उसके लिए वाटर और गैस के रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास है स्टोमाटा, ठीक है। अगर आप इसको गौर करो तो वाटर और गैस के रिक्वायरमेंट्स के लिए हमारे पास है स्टोमाटा। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ये स्टोमाटा, ठीक है। और जब देखोगे कि स्टोमाटा में हम लोग 2 केस करते हैं, एक ओपन और एक क्लोज्ड। तो फॉर एग्जांपल स्टोमाटा का बेसिक फंक्शन क्या है? बेसिक फंक्शन 2 है। पहला तो गैसेज एक्सचेंज और दूसरा ट्रांसपिरेशन, ठीक है। आगे कहीं लिखा होगा। तो हम लोग मूविंग ऑन करते पहले हम लोग सोचते हैं कि गैसेज एक्सचेंज होता कैसे है। गैसेज एक्सचेंज जिस प्रोसेस से होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। देखिए क्या होगा कि गैसेस मूव करेंगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। फॉर एग्जांपल अगर दिन का समय है, सनलाइट है, और बंदा जो अपना प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अब अगर फोटोसिंथेसिस करेगा तो आप सोचो कि उसको किस गैस की रिक्वायरमेंट होगी? क्या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड की? ऑब्वियसली यू विल से कि कार्बन डाइऑक्साइड भैया, तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सराउंडिंग, 2 चीज़ें हो गई यहाँ पे। आप ध्यान से सुनना, ये सारी वर्ड बहुत ज़्यादा बार यूज होती है। और एक सिस्टम,
अब जिस सिस्टम कहाँ खाना बना रहे हो लिप्स में, तो लिप्स सिस्टम फॉर्म करेगा, ठीक है, और बाहर का सराउंडिंग फॉर्म करेगा, उसे आप इग्नोर करना वो जो मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो आप गौर करोगे ये जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है तो जो CO2 है, CO2 मैंने बोला CO2 इधर से इधर मूव करेगा, ठीक है। और ये क्या है, ये भैया है CO2 मूव करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है। और जब आप उसी तरह जब बाय प्रोडक्ट के तौर पे क्या निकलेगा, वो जो फॉर्म होगा वो ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगा। और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो किसके माध्यम से होगा, वो स्टोमाटा के माध्यम से होगा। ये पहला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। यही काम देखोगे कि जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं उसमें थॉर्नी लिप्स होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं थॉर्नी लिप्स, शॉर्ट लिप्स क्यों होते हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन की वजह से जो लॉस ऑफ वाटर हो वो मिनिमम हो सके। भैया उन लोगों के पास पहले से पानी कम है और पानी का लॉस हो जाएगा तो दिक्कत नहीं, बात हो जाएगा। हम लोग किसी हॉट एंड ह्यूमन क्लाइमेट में जाते हैं तो हम लोग का बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है और उसकी वजह से 100 तरह की परेशानियाँ आती हैं। तो क्या प्लांट लिविंग नहीं है, क्या प्लांट को बिना वाटर के परेशानी नहीं आएगी? इसीलिए डिजर्ट प्लांट में नेचर ने उसको ऐसा प्रोवाइड करा है कि उनके लिप्स छोटे होते हैं और उसके रूट्स जो होते हैं वो डीप होते हैं ताकि अंदर तक जाके पानी निकाल सके। ये मॉडिफिकेशन कह लो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। अब भी जब किसी नए एनवायरनमेंट में जाओगे तो सर्वाइव करने के लिए आपको अपने लेवल पे बहुत तरीके के मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, उसी तरह के हैं ये मॉडिफिकेशंस। तो खैर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आप देखोगे ये कि स्टीम के अलावा मतलब लिप्स के अलावा हमारे पास जो है कुछ और भी चीज़ें हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में यूज़फुल हैं। फॉर एग्जांपल स्टीम देखोगे, रूट्स देखोगे, लिप्स तो है ही, ठीक है। और उसके अलावा आप देखो ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोमाटा के जरिए लॉस हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पता होगा, ट्रांसपिरेशन। अगर ये वर्ड यहाँ नहीं लिखा हुआ तो मैं लिख देता हूँ, ट्रांसपिरेशन। तो कोई बड़ा बच्चा पूछे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, तो आप बोलना 2 फंक्शन है भैया। एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जब बंदा यानी अपना प्लांट या तो रिस्पायर कर रहा हो, रिस्पिरेशन कर रहा हो तो ऑक्सीजन आएगा और CO2 जाएगा, और जब फोटोसिंथेसिस कर रहा हो तो CO2 आएगा और ऑक्सीजन जाएगा। हमारे लिए यूज़फुल CO2 है, हमारे लिए मतलब एज एनिमल, क्योंकि हम लोग को ऑक्सीजन गैस चाहिए बाय प्रोडक्ट के तौर पे, इसलिए प्लांट्स लगाने चाहिए। और दूसरा प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन, दूसरा फंक्शन है लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ये जो इन एंड आउट होता है स्टोमाटा के माध्यम से, वो कौन कराता है, वो कराता है गार्ड सेल्स, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको गार्ड सेल्स बोलते हैं। देखिए गार्ड सेल्स अगर ओपन है तो चीज़ें इन होंगी, और अगर गार्ड सेल्स क्लोज है तो चीज़ें इन नहीं होंगी। तो क्या होता है, जब रिक्वायरमेंट होती है चार्ज स्वेल कर जाता है गार्ड सेल। देखिए स्वेलिंग दिख रहा है आपको, मतलब ये इन आ जाओ भाई, चाहे गैसेज आ जाओ, चाहे वाटर आ जाओ, कोई भी चीज़ हो आ जाओ, ठीक है। और जब ये एक्सचेंज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वो क्लोज हो जाएगा। क्लियर हो गया भैया? तो ये गार्ड सेल हो गया, गार्ड सेल स्वेल करता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जब क्लोज होगा तो श्रिंक हो जाएगा, जब ओपन होगा तो स्वेल करेगा। ये दूसरी एक्टिविटी है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, आपके एग्जाम में 100% श्योर गारंटी आएगा ही आएगा। 105% वाली गारंटी याद है आपको, खाना वाली गारंटी। तो खैर वो अपन अब पढ़ते हैं इसको कि क्या है ये। आप कुछ मत करो, ये तो आप डीलिंग पढ़ लेना, मैं आपको डायरेक्ट कुछ काम की चीज़ें बताता हूँ। आप 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स लोगे। पॉटेड प्लांट्स मतलब आप पॉट में एक गमला में जो लगाते हो प्लांट्स को पॉटेड प्लांट्स बोलते हैं। उनका साइज़ सेम रखना, ठीक है। उनको डार्क रूम में रख दो 3 डेज़ के लिए। मैं बताता हूँ डार्क रूम में क्यों रख रहे हो। डार्क रूम में 3 डेज़ के लिए रखोगे ना मुन्ना, तो उसको तो लाइट नहीं मिलेगा। अब अगर भैया लाइट नहीं मिला तो क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगा? बताओ, क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, ओ भाई ये बैकग्राउंड में क्या आवाज़ें आ रही हैं, रुकिए मैं पॉज करता हूँ इसको, ठीक है। अच्छा थोड़ा इग्नोर करना यार उसको, हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर डार्क रूम में रखे हो तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो 3 दिन तक वो जो स्टोर्ड खाना है, जो स्टोर्ड फूड है उसके प्लांट्स में, उसके लीव्स में, तो जो स्टोर्ड लीव्स है उसको बोलते हैं अपन स्टार्च। क्या बोलते हैं ब्रो? स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। अब स्टार्च बोलते हैं तो स्टार्च को वो कंज्यूम कर लेगा 3 दिन में। अब वो सारा स्टार्च 3 दिन में कंज्यूम हो गया भैया, तब अब उसके पास कुछ नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। नाउ जो ये जो प्लांट वगैरह है ना, दोनों प्लांट जो हम लोग लिए हैं, उसको आप क्या करो, उसको एक सेपरेट ग्लास प्लेट में रख दो, ठीक है। और एक वॉश ग्लास जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा उसके बगल में रख दो भैया। तो एक बेल जार में, बेल जार जो होता है वो जिसमें हम लोग एयर टाइट कंटेनर के लिए बनाते हैं हम लोग,
ठीक है। तो खैर इसको मैं बंद कर देता हूँ यार। ये रुक जा, ये तो थोड़ी सी चीज़ें बंद हो जा भाई, रुको। ये भैया ये थोड़ी सी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए थी, ये बंद क्यों नहीं हो रहा? बंद करूँ मैं इसको ऐसे? हाँ जी, ये ऐसे बंद हो जाएगी। इसको थोड़ा सा इधर रखना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, सॉरी फॉर द ट्रबल। ये लेआउट वगैरह थोड़ा सा दिक्कत देता है, बट अपन काम चलाने का, अपन का मेन मोटिव है पढ़ना, तो अपन पढ़ लेंगे। तो अपन कहाँ थे? यहाँ पे, है ना जी। तो आप देखेंगे इसको मैं इधर साइड मोड़ लेता हूँ, क्योंकि बार बार वो फिर दिक्कत ना देगा। तो जो सेपरेट ग्लास है वो जो, ठीक है, सेपरेट ग्लास है, उसमें आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखो एक बेल जार में, और एक बेल जार में मत रखो कुछ, ठीक है। अब पोटेशियम बेल जार में रखोगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या खासियत है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। ऐसे तो आप अगर थोड़ा सा होशियार हो तो आप खुद ही जान जाओगे भाई कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है आगे पढ़ के, कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। वो अगर आपके आजू बाजू कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इससे हम लोग को पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट है कि नहीं। एक बात बताता हूँ, अगर आपको किसी चीज़ के इंपॉर्टेंस के बारे में जानना है तो आप क्या करो, आप उसके एब्सेंस को इमेजिन करो या फिर उसको ऑप्शन करा दो, ठीक है। और जब उसको एब्सेंस को इमेजिन करोगे या उसको वो आपके लाइफ से एब्सेंट हो जाएगा, तब आपको उसकी असली इंपॉर्टेंस का पता चलेगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है KOH, उसको अगर आप रखोगे तो वो CO2 को एब्सेंट करा देगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा भैया क्या बनाएगा, ये तो केमिस्ट्री का रिएक्शन हो गया, तो लिख देता हूँ मैं क्या बनाएगा, K2CrO3 + H2O। ऑलमोस्ट 90% केसेस में जब OH होता है इधर साइड रिएक्टेंट तरफ, तो H2O बनता है बाय प्रोडक्ट के तौर पे, या इधर H2O होगा रिएक्टेंट की तरफ तो OH बनेगा बाय प्रोडक्ट के तौर पे, आप याद रखना। अच्छा भाई ये क्या है बताओ, K माने पोटाशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट बाई प्रोडक्ट बना, यानी सॉल्ट और वाटर बना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। इन शॉर्ट CO2 रहा कि ख़त्म हो गया? ख़त्म हो गया। अच्छा अब CO2 नहीं रहा तो अब देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोग ध्यान से आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ तक अपन तो पढ़ चुके हैं। तो आप दोनों प्लांट्स को क्या कर दो, बेल जार से रख दो और वेसलिन से सील कर दो। वेसलिन से सील करोगे तो एयर टाइट बनेगा, हवा के घुसने का कोई चांस नहीं है। अच्छा हवा के घुसने का चांस क्यों आपको एलिमिनेट करना है? भैया आपने जो CO2 एलिमिनेट करा, अगर हवा घुसने दोगे तो उसके साथ CO2 भी इंटर हो जाएगा, तो फिर अब प्रेजेंस बन गया ना CO2 का। आपको तो एब्सेंस देखना था ताकि आप चेक कर सको कि CO2 का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़े अपन लाइफ में। अब क्या करो भैया, अब आप उसको सनलाइट दे दो 2 घंटे के लिए, ताकि वो अपना प्रोसेस कर सके, क्या, क्लोरोफिल। तो देखिए अब आपके पास 2 बेल जार हो गए ना, एक ये वाला, एक ये वाला A वाला जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है, और एक B वाला जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा है। अच्छा जिसमें नहीं रखा है, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस पूछेगा आपका एक्टिविटी, उसका जवाब हम देते हैं, आपको समझाते हैं। एक पत्ता आप निकाल लो दोनों प्लांट से और प्रेजेंस ऑफ स्टार्च चेक करो। अच्छा स्टार्च का प्रेजेंस चेक करने के लिए याद है कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करते थे? आयोडीन सॉल्यूशन। छोटी छोटी बात है बट काम की बात है। जहाँ स्टार्च होगा वो पता है कौन सा कलर देगा? वो आपको ब्लू ब्लैक कलर देगा। कौन सा कलर देगा भैया? आपको ब्लू ब्लैक कलर देगा। और जहाँ स्टार्च नहीं होगा वो आपको ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्च का प्रेजेंस से करेंगे। अब क्वेश्चन है हमारे लिए क्या कि डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च? आप बताओ बेसिक चीज़, क्या दोनों में सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च होगा? आप बोलोगे नहीं भैया, जिसमें आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है ना जो CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है, वहाँ पे हाइड्रोक्साइड नहीं बन पाएगा उतना, क्योंकि धीरे धीरे तो वो एब्जॉर्ब करेगा तो CO2 का अमाउंट घटने लगेगा। CO2 का अमाउंट घटने लगेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी घटने लगेगा। फोटोसिंथेसिस का रेट घटने लगेगा तो जो फूड ग्लूकोज हम लोग बनाते हैं वो घटने लगेगा, और ग्लूकोज ही तो स्टार्च में कन्वर्ट होता है। तो इन शॉर्ट A में स्टार्च की कमी होगी और B में स्टार्च की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वहाँ CO2 है, यहाँ CO2 नहीं है। तो आपको इससे पता चल गया, क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हो? व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? दैट CO2 इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। पिछला एक्टिविटी क्लोरोफिल के इम्पोर्टेंस के लिए था और ये वाला एक्टिविटी CO2 के इम्पोर्टेंस के लिए था। आगे बढ़े, 2 एक्टिविटीज़ तो आपने सीख लिया। अब एक अपनी तरफ से एक एक्टिविटी बताने को बोला जा रहा है NCERT की तरफ से कि सनलाइट के इंपॉर्टेंस के लिए बताओ। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा खुराफाती दिमाग आप खुद लगाओ। देखिए पत्ता मैं बनाता हूँ, थोड़ा आप ड्राइंग वे मेरे कमेंट ना करके आप पढ़ने पे ध्यान देंगे, ठीक है। थोड़ा गंदा ड्राइंग होगा तो उसको आप इग्नोर करेंगे, ठीक है। चलिए ये मैंने पत्ता बना दिया। अब आप ध्यान से सुने। अब क्या है
आप समझो कि ये वाला कवर, ये वाला इलाका को मैंने अथी से कवर कर दिया, किसी से भैया, ब्लैक पेपर से, ठीक है। इसको मैंने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, ठीक है। ये मैंने इसको रंग दिया ना, तो इसको मैंने ब्लैक पेपर से कर दिया। एक बात बताओ, क्या ब्लैक और वाइट कोई लाइट है? बताता हूँ आपको, ब्लैक और वाइट कोई लाइट नहीं होती, कलर नहीं होती। जो भी कलर आप, वो बंदा, जो भी ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्ट करेगा ना आपकी आंखों में, आप समझोगे कि वो ऑब्जेक्ट उसी कलर का है, ठीक है। तो लाइट का फिनोमेनन है कि किस चीज़ का क्या कलर है। तो जब आपके पास कोई लाइट नहीं आती तो उसको ब्लैक बोलते हैं, ठीक है। और जब आपके पास सारी लाइट आ जाती है तो उसको वाइट बोलते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आपने करा होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब आप ब्लैक को प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो ब्लैक रिफ्लेक्ट्स ऑल द लाइट्स, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। ब्लैक रिफ्लेक्ट्स नहीं, ब्लैक एब्जॉर्ब्स ऑल द लाइट, तो वो अंदर जाने नहीं देगा, ठीक है। और जो आप समझ लो कि वाइट लाइट होता है वो परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता है, इसीलिए हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड को यार इग्नोर करना, ठीक है। लिटरली आई कैन नॉट हेल्प एनीथिंग अबाउट दिस, ठीक है। कभी कुत्ते की आवाज़, कभी इधर साइड बगल में हॉस्पिटल उसकी आवाज़, एम्बुलेंस की आवाज़, ठीक है, कभी कुछ, तो इसको इग्नोर करना है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैं वो ये बोल रहा हूँ कि अगर, अच्छा यार वो जो चला गया उसको मेरे को रखना चाहिए था। चलिए मैं बताता हूँ कि अपन उससे यूज़ करके, ब्लैक पेपर का यूज़ करके हम लोग सनलाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जब सनलाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो जिस पत्ते के रीज़न पे वो ब्लैक स्ट्रिप लगल होगा, जिससे मैंने ये ब्लैक स्ट्रिप लगाया, ठीक है, ये इसको मैं ऐसे कवर कर देता हूँ, ब्लैक स्ट्रिप लगाया, ये वाला ब्लैक स्ट्रिप में सनलाइट नहीं पहुँच पाएगा और बाकी सब जगह, इस जगह सनलाइट पहुँच पाएगा। तो आप देखोगे क्या कि ये वाला पोर्शन में फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि सनलाइट का इंपॉर्टेंस है। खैर अभी तो सनलाइट का इंपॉर्टेंस चेक कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप क्या करो, इसको सनलाइट में दे दो थोड़ा देर के लिए। अब बेसिक बात है कि पहले उसका स्टार्च हटा लेना, ठीक है, फिर सनलाइट में डाल देना। सनलाइट में डालोगे तो ग्लूकोज फॉर्म होगा, तो उसके क्या करना, क्लोरोफिल को डीकलराइज कर लेना, क्योंकि क्लोरोफिल आपको हैम्पर करेगा स्ट्रेस में। तो कैसे करोगे डीकलराइज? एल्कोहल का यूज़ करके हटा दिया उसको। अब आयोडीन सॉल्यूशन लाना। अब आयोडीन सॉल्यूशन लाओगे तो मैं बताता हूँ, आपको स्टार्च यहाँ फॉर्म होगा, यहाँ फॉर्म होगा, बट इस जगह जहाँ मैंने ब्लैक स्ट्रिप डाला था वहाँ स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर देगा नहीं। दैट मीन्स कि सनलाइट वहाँ पहुँच नहीं पाया, सनलाइट नहीं पहुँच पाया तो वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। दैट मीन्स कि सनलाइट के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है भैया। इट्स इन द बेसिक नेम इटसेल्फ कि फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब फोटोन, सनलाइट का एक छोटा सा पार्टिकल को फोटोन बोलते हैं। बिना सनलाइट के आप फोटो खींच ही नहीं सकते, मतलब लाइट के आप बिना फोटो खींच नहीं सकते, यानी बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता। समझ में आया? अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, क्या सिर्फ फोटोसिंथेसिस सनलाइट से होता है या फिर हम लोग बल्ब का लाइट, टॉर्च का लाइट से भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? पता चला ऐसा होगा तो फिर रात में हम लोग टॉर्च का लाइट जला के बोल रहे प्लांट को भाई तू खाना बना। खैर आप बताओ क्या लगता है आपको, होगा? कुछ बेसिक थोड़ा बहुत हो सकता है। एक और चीज़ बताओ कि सनलाइट को हम लोग अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों बोलते हैं? यहाँ मैंने आपको जवाब दे दिया है, तो मैं इस पर आगे बात नहीं करूँगा। तो आपने देखा कि ऑटोट्रोप्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस से खाना बनाते हैं, उसमें क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर और ये सब चीज़ें का रिक्वायरमेंट होता है। वाटर इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वाटर नहीं रहोगे तो आपका प्लांट ड्राई हो जाता है। उसके इंपॉर्टेंस के लिए भी आप एक्टिविटी डिज़ाइन कर सकते हो। इस तरीके से हम लोग मूव ऑन करेंगे और आगे सीखेंगे कि भैया ऑटोट्रोप्स का कहानी हो गया, उसके अलावा और भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे वाटर जो आप रिक्वायरमेंट है वो सॉइल से मिलेगा उनको, रूट से, जो मैंने बताया ना टेरिटोरियल प्लांट्स। अच्छा, डिजर्ट प्लांट के रूट क्यों डीप होते हैं? क्योंकि भाई डिजर्ट इलाके में वाटर जो है आपको तुरंत सॉइल के अंदर नहीं मिल जाएगा और डीप जाना पड़ेगा। उसके लिए उसके जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी डीप होते हैं। लीव्स थॉर्नी क्यों होते हैं? ट्रांसपिरेशन कम से कम हो सके, लॉस ऑफ वाटर कम से कम हो सके। ये मैं चीज़ें रिपीट करूँगा ताकि आपके ये याददाश्त में पूरी अच्छी तरीके से वो चीज़ें चली जाए और आप अच्छी तरीके से सीख सको। ओके, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा और भी मटेरियल्स हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया। नाइट्रोजन N, फास्फोरस P, आयरन Fe, मैग्नीशियम Mg, ये सब सारी चीज़ें आप जानते हो, उनको सॉइल से लिया जाता है। नाइट्रोजन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है और बाकी कंपाउंड्स में, जैसे आप न्यूक्लिक एसिड समझ सको, अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन का मोनोमर है। अब मोनोमर क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए पॉलीथीन नाम सुना होगा आपने, पॉलीथीन एक पॉलीमर है,
बहुत सारे यूनिट से मिल के बना है। इथीन जो है उसका एक यूनिट, उसको मोनोमर बोलते हैं। उसी तरह प्रोटीन, यहाँ मैं लिखूँ, प्रोटीन जो है वो एक पॉलीमर है। किस चीज़ का पॉलीमर है भैया? अमीनो एसिड का। तो अगर कोई पूछे कि इसका सिंपलेस्ट यूनिट क्या है पॉलीमर का, तो आप बोलना कि इसका सिंपलेस्ट यूनिट है अमीनो एसिड्स, और इसका कॉम्प्लेक्स जो पॉलीमर है वो है प्रोटीन। तो अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो प्रोटीन फाइनली बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, फाइनली किस में टूट जाएगा? अमीनो एसिड्स में। वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये पढ़ चुके हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे किया जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कुछ प्रोसेस है, मैं आपको वो प्रोसेस बताता हूँ, ध्यान से सुनना आप इस वर्ड को, मैं लिखता हूँ, ठीक है। पहला प्रोसेस है अमोनिफिकेशन। पहला प्रोसेस क्या है भैया? अमोनिफिकेशन, ठीक है। ओहो, इसको हटाइए। दूसरा प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन। दूसरा प्रोसेस क्या है? नाइट्रिफिकेशन। और तीसरा प्रोसेस होगा डीनाइट्रिफिकेशन। बेसिकली इन 3 प्रोसेस में वो पूरा नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन। अब अपन समझते हैं अमोनिफिकेशन क्या होता है। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है उस फॉर्म में प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो भैया अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का रिक्वायरमेंट होता है। ये बहुत तरीके के होते हैं, ध्यान से सुनना। फ्री लिविंग बैक्टीरिया, नॉन फ्री लिविंग बैक्टीरिया। नॉन फ्री लिविंग बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स वगैरह फॉर्म में रहते हैं। हम लोग फ्री लिविंग बैक्टीरिया में आप बहुत सारे जानोगे, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, ये सब नाम इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सब नाम एक्चुअली आगे चल के आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा, इसलिए मैं डिटेल में जा रहा हूँ। इवन ये जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, वो भी ये वीडियो देख सके, क्योंकि ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, आप समझ लो ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, आप समझ लो एनाबिना, नॉस्टक, ये सब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अमोनिया में फॉर्म करते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला NH3। अब बताता हूँ नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? अमोनिया को आपको नाइट्राइट में कन्वर्ट करना होता है। इसको मैं हटाऊँ, चलिए हटाते हैं। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? अमोनिया जो कि फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला क्या है भैया? NH3, उसको आपको नाइट्राइट में कन्वर्ट करना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है NO2। फिर आपको नाइट्रेट में कन्वर्ट करना होता है, फिर फॉर्मूला होता है NO3। और ये नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में ही कंज्यूम करता है, सॉइल में मिक्स होता है, और फिर उसको उठाते हैं अपन। कौन उठाएगा? रूट से उठाएगा, और फिर उसको सप्लाई करेगा, वाटर के तरीके से आएगा मिनरल के फॉर्म में। तो एक बात तो आपको पता चल गया कि आप गौर करोगे तो अमोनिया हो गया कन्वर्ट नाइट्राइट में, कौन करेगा? नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमनास। नाइट्रेट में NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, उसमें कौन कन्वर्ट करेगा? वो होगा आपको नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसे काम में आता है, उसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बताऊंगा। तो ये है कन्वर्ट हो गया। अब जब प्लांट डिके हो जाते हैं तो उसके नाइट्रोजन अमीनो एसिड के फॉर्म में टूट जाते हैं, तो उसको वापस तो नाइट्रोजन गैस में रखना पड़ेगा, तो उस समय आएगा, ठीक है, स्यूडोमोनास। नाम अच्छा लगा तो रहने देना, नहीं हुआ तो गूगल करके चेक करना स्पेलिंग। जाने दो भाई, चीज़ों को जाने से देना सीखो, ठीक है। आगे बढ़े। एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक छोटी सी बात जो उनको इंटरेस्टिंग लग रहा है, और जिनको इंटरेस्टिंग लग रहा है वो सब्र करना, पेशेंस करना। हम लोग वापस टॉपिक पे आएंगे, ध्यान से सुनना। जो हम लोग बैक्टीरिया, जो प्लांट डेड और डिके हो गया, उसका नाइट्रोजन वापस से सॉइल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो प्रोसेस वगैरह अपनाते हैं, वो तो चला गया, नाइट्रोजन गैस पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसी में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में कुछ सिम्बायोटिक रिलेशन वाला बैक्टीरिया था, वो आप ध्यान दो, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। अपने इसके बारे में तो सुना होगा पक्का, क्लास 8-9 में। नहीं सुना तो मेरे से सुन लो। राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम लेजुमिनस प्लांट्स, जो दाल वगैरह आप लोग खाते हैं ना, वो लेजुमिनस प्लांट से आता है। लेजुमिनस प्लांट के साथ वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। एक एग्जांपल आप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का पहले सीख चुके हो, लाइकेन, फंजाई और एल्गे का, याद है? तो राइजोबियम भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ रहता है लेजुमिनस प्लांट के साथ। लेजुमिनस प्लांट उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है और राइजोबियम उसको खाना प्रोवाइड करता है। अच्छा, खाना कैसे प्रोवाइड करता है, ध्यान से सुनना। ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसको बोलते हैं, ये किस कैटेगरी में आएंगे? ये कीमो ऑटोट्रॉप में आएंगे। अब बोलोगे कीमो ऑटोट्रॉप का है भैया, बताता हूँ मैं। क्योंकि कीमो मतलब केमिकल का यूज़ करके ये लोग खाना अपना खुद बना रहे हैं, इसलिए कीमो ऑटोट्रॉप्स। अच्छा, तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया या फिर ग्रीन प्लांट्स हो गए, वो सब फोटो ऑटोट्रॉप्स में आएंगे, क्योंकि वो लाइट एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, ये केमिकल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। क्या आपको बेसिक बात समझ में आ गया? इतना डिटेल शायद ही आपको कोई पढ़ाएगा, बट
ध्यान से सुनोगे, इंटरेस्ट लोगे तो आपको समझ में आएगा। और इवन if आपको बोरिंग लग रहा है तो मैं आपको बताऊंगा, आपको सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग से काम है, तो थोड़ा पेशेंस करना सीखो लाइफ में, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो खैर ये मैं देख लेता हूँ। अच्छा 25 मिनट हो गए, चलिए मूव ऑन करते हैं हम लोग। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरो मतलब होता है अदर्स और ट्रॉपिक मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो अगर आप अपने फूड की रिक्वायरमेंट्स के लिए डिपेंडेंट हो किसी अदर्स पे तो उसको हम लोग बोलेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हम लोग ह्यूमन अदर देन ग्रीन प्लांट्स ये सारे जो होंगे और सारे एनिमल्स सब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। देखते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, सेप्टोट्रॉपिक, पैरासाइट, ये सब जितने भी आपने सुने सारे किस में आएंगे भैया? हेटेरोट्रॉपिक। आगे बढ़ें, चलिए आप मेरे को बताओ, एक और वर्ड है होलोजोइक। होलोजोइक और आपके एनसीईआरटी में शायद मेंशन नहीं है, बट इसके होलोजोइक और हेटेरोट्रॉपिक में क्या फ़र्क है ये आपके नेक्स्ट वीडियो के लिए असाइनमेंट है, ठीक है। आपको मेरे को याद दिलाते ना, मैं आपको बता दूंगा अगर आप नहीं खोज पाए तो। खैर, तो आप देखोगे कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में अडेप्टेड होता है। वो किस तरह के न्यूट्रिशन लेगा वो डिपेंड करता है कि उसके इन्वायरमेंट में किस तरह की फूड अवेलेबल है, और वो इन्वायरमेंट वो जो बंदा है ऑर्गेनिज्म है वो भी डिपेंड करता है भाई। पता चला, आप सोचिए आपके वेस्ट इंडिया में रहते हो, फॉर एग्जांपल राजस्थान हरियाणा वाले इलाके में रहते हो, और आप चले गए इधर से ईस्ट इंडिया में आ गए या फिर आप साउथ चले गए, तो आपको तकलीफ होगा, क्योंकि आपका बॉडी और आपका इन्वायरमेंट का रिक्वायरमेंट, आप जिस तरह से अडेप्ट हुए थे, आप उस इन्वायरमेंट के लिए अडेप्ट हुए थे, यहाँ पे आपको तकलीफ होगा। तो माफ़ी चाहूँगा, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप खाना ग्रास के फॉर्म में ले रहे हो या फिर आपका खाना डियर है जो कि मोबाइल है, चलते रहता है, मूव करते रहता है, तो आपके खाने के लिए रिक्वायरमेंट के लिए न्यूट्रिशन मोड में आपके डिफरेंसेस पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए आप देखोगे काउ और लाइन के न्यूट्रिटिव एपरेटस डिफरेंट होते हैं। काउ अपना हर्बीवोरस है, लाइन अपना कार्निवोरस है, और अपन लोग ओमनिवोरस है जो दोनों खा सकते हैं। फिर मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मैं हर्बीवोरस में ही आ जाऊँगा, ठीक है। आप लोग अपना अपना देख लीजिए। तो इस तरीके से अगर जब अपन आगे बढ़ते हैं तो आप देखोगे क्या कि हमारे पास एक रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज़ हैं जिससे हम लोग खाना को खा सकते हैं, ले सकते हैं और उसको पचा सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें में आपको फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसे एनर्जी निकाल के आप एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स निकाल के आप उसको एब्जॉर्ब कर सको। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कुछ फंजाई जिसको अपना सेप्टोट्रॉप्स बोलते हैं, जो डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म पे खाना खाते हैं। सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। अच्छा कैसे करता होगा सोचो, अब मैं बताता हूँ। ब्रेड मॉल्स का एग्जांपल आपने सुना होगा, या फिर ईस्ट, या फिर आप मशरूम समझ लो। वो क्या करते हैं, मानो ये खाना है, उस खाना पे लोग एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं। अब वो डाइजेस्टिव जूस वो खाना को क्या करता है, वो बाहर ही ब्रेक करता है, और फिर वो बाहर ब्रेक करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, वो खाना अंदर ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रहा है वो बाहर ही हो रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहा है। बट कुछ ऑर्गेनिज्म में देखोगे वो अंदर होता है। जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं वो बाहर थोड़ा होता है कि डिकम्पोज हो गया फिर हम लोग खाएंगे, नहीं भैया, हम लोग अंदर ले लेते हैं खाना, और अंदर वो डाइजेशन प्रोसेस चल रहा होता है। सारे एनिमल वगैरह में भी यही होता है, प्लांट वगैरह में भी नॉर्मली यही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो मैंने जो बता दिया वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है इधर साइड, वो कुछ लोगों में इनसाइड होगा और कुछ लोगों में क्या होगा, आउटसाइड होगा। ये डिपेंड करता है कि हम लोग का बॉडी डिज़ाइन क्या है और उसका फंक्शनिंग क्या है। तो कुछ न्यूट्रिशन आप प्लांट वगैरह से ले सकते हो विदाउट किलिंग देम। उसके अलावा कुछ ऐसे हाँ ये बता रहा है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो जिनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू आप प्लांट वगैरह से निकाल सकते हो या फिर एनिमल से निकाल सकते हो, उनको किल नहीं करना है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं पैरासाइट। वो किल नहीं करते, मारते नहीं है, डेड एंड डिके नहीं हो जाएगा वो, ठीक है, ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को पैरासाइट बोलते हैं। आपने एग्जांपल सुना होगा, कसकट्टा हो गया, टिक्स हो गया, लाइस हो गया। अब देखोगे अपने हेयर वगैरह में तो वो छोटे छोटे जू निकलते हैं ना, वो भी एक तरीके से हो गया ना भाई, पैरासाइट हो गया। आपको किल थ्रू कर रहे हैं, या फिर आपके पेट में टेप वॉर्म में लीचेज होते हैं, ठीक है, वो सारे पेट में यहाँ पे लीचेज नहीं होगा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो सारे पैरासाइट के एग्जांपल होंगे, ठीक है। वो प्लांट्स और एनिमल से अपना फूड और शेल्टर एक्सट्रैक्ट करते हैं, बट उसको किल नहीं करते, पैरासाइट, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है ना कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब जो ये ऑर्गेनिज्म के बारे में बातें की जा रही है, ये ऑर्गेनिज्म अपन दो तरीके से बांटेंगे। एक होगा यूनिसेलुलर और एक होगा मल्टी सेलुलर। अपन किस में काउंट होंगे बताइए? अपन लोग काउंट होंगे मल्टी सेलुलर में। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। उनमें स्पेशलाइजेशन नहीं होता यूनिसेलुलर में, अपने में स्पेशलाइजेशन है। हर एक
टास्क के लिए एक प्रॉपर ऑर्गन डिजाइंड है, उसमें ऑर्गन प्रॉपर टिश्यू है, सेल में भी, सेल अपरेटस में भी प्रॉपर काम डिवाइडेड है। इस तरह से स्पेशलाइजेशन होता है। अपन लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो आप देखोगे तो इसमें आप सेल भी देखोगे तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, तो आपको जो डिवीजन और डिफरेंशिएशन देखेगा वो ज़्यादा यूकैरियोट्स में दिखेगा, प्रोकैरियोट्स उतना स्पेशलाइज्ड नहीं है, ठीक है। तो जो आप खाना लेते हो, जो आप खाना किस तरीके से किस एनवायरनमेंट में ले रहे हो, आपका बॉडी और स्ट्रक्चर कैसा है, वो डिफरेंट होगा अलग अलग तरीके से। हम लोग अभी फ़िलहाल सिंगल सेल के लिए पढ़ेंगे। सिंगल सेल में जो हम लोग का प्राइम फोकस होगा वो अमीबा होगा, ठीक है। अमीबा जो है वो खाना किस तरीके से लेता है और वो खाना किस तरीके से खाता है वो हम लोग देखेंगे। तो अमीबा एक टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन निकालता है और उसको क्या करता है, इनगल्फिंग ऑफ फूड को अंदर लेने में, ठीक है, उसको हेल्प करता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वो खाना खाता है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, इसको मैं इधर कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये न्यूक्लियस है, ये खाना है। खाना देखिए, ये अब स्यूडोपोडिया, फॉल्स, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब फीट, ये फॉल्स फीट का प्रोजेक्शन दिखाता है। अब फॉल्स फीट की प्रोजेक्शन की वजह से ये खाना को देखिए इनगल्फ कर रहा है, इनगल्फ करा और ये खाना अंदर आ गया। अच्छा, इस प्रोसेस को आपने क्लास 9 में सीखा होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन इंडोसाइटोसिस। अब पकाना नहीं, मैं सिखा रहा हूँ। इंडो का मतलब होता है अंदर, साइटो का मतलब होता है सेल, और सिस तो बस प्रोसेस का नाम के लिए लग गया, ठीक है। तो आप गौर ये करोगे कि अंदर की तरफ जब सेल खाना ले लेता है, अमीबा तो सिर्फ एक ही सेल है, तो उसको बोलेंगे इंडोसाइटोसिस। द प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग ऑफ फूड इन द अमीबा इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस, ओके। तो ये हो गया अमीबा की कहानी, ठीक है। अब देखो, ये जो खाना हम लोग लिए हैं, वो खाना जो स्टोर हो गया है उसको फूड वैक्यूल बोलते हैं, और फिर ब्रेक वगैरह करके उसके न्यूट्रिएंट्स निकाल के हम लोग किस में डिपोजिट करते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो साइटो का वर्ड है वो मैंने बता दिया। जब भी साइटो वर्ड आएगा तो सेल समझना। जैसे व्हाट इज साइटोलॉजी, मैं लिखूं, चलो लिखता हूँ मैं, व्हाट इज साइटोलॉजी। लॉजी मैंने क्या सिखाया था, स्टडी, और साइटो मतलब क्या सिखाया था, सेल। द स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। अच्छा बताओ, टिश्यूज़ का स्टडी को क्या बोलेंगे, टिश्यूज़ का स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी, HISTOLOGY, ठीक है। तो वो साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाएगा। प्लाज्म मतलब होता है लिक्विड कंटेंट, समझ लो आप, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। तो सेल के अंदर जो लिक्विड कंटेंट होगा उसमें डिफ्यूज हो जाएगा उसके न्यूट्रिएंट्स। इसी तरह आप जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाएगा सेल से, ठीक है। अब उसी तरह आप देखोगे तो एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है पैरामीशियम। क्या नाम है भैया, पैरामीशियम। वो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका भी डेफिनेट से फूड एक स्पेसिफिक स्पॉट पे निकाला जाता है। सीलिया पाया जाता है, फिंगर लाइक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। जिस तरह से अमीबा करता है वही पैरामीशियम भी करेगा। अब आ गया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, हम लोग का टॉपिक। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में आप देखोगे तो ये काफ़ी हद तक एक स्टार्ट होता है प्रोसेस इस तरीके से, आप समझ लो कि एलिमेंट्री कैनाल है। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, कैसा होता है, मैं आपको सिखाऊं तो एक लॉन्ग ट्यूब है जो आपका माउथ से स्टार्ट होकर एनएस पे ख़त्म होता है। मैं माउथ के बारे में बताता हूँ। जहाँ से आप खाना ले रहे हो जिसको हम लोग इंजेक्शन बोलते हैं, और जहाँ आप निकाल रहे हो, ठीक है, उसको हम लोग इजेक्शन बोलते हैं। अब हो गए आप कंफ्यूज, तो मैं आपके लिए प्रॉपर वर्ड बता दे रहा हूँ, रुकिएगा, ध्यान सुनिएगा। एक वर्ड है इंजेक्शन, ठीक है, और दूसरा वर्ड है इजेक्शन। इन मतलब खाना को आप अंदर ले रहे हो, ई मतलब एग्जिट मार रहे हो। ये करोगे एनएस से और ये करोगे माउथ से, ठीक है, समझ में आ गया। अभी जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसको एलिमेंट्री कैनाल को बहुत सारे बंदे अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसको बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, आपको ध्यान सुनिएगा, इसको बोलेंगे अपन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लिख दो और एयर लगा दो, ट्रैक्ट बोलते हैं, जीआई ट्रैक्ट। तो अपन जब भी आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोले तो आप समझ जाना। तो हम लोग को जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो चीज़ से मिलकर बना है। एक तो जीआई ट्रैक्ट हो गया, जीआई ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और एक हो गया बिलियरी ट्रैक्ट। अब बिलियरी वर्ड से जिसने इस चैप्टर को पढ़ रखा होगा उनको बाइल जरूर समझ में आ रहा होगा। तो बिलियरी ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में तो पूरा एलिमेंट्री कैनाल आ गया। बिलियरी ट्रैक्ट में लीवर, गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट्स आते हैं।
जिससे बाइल जूस वगैरह का पासेस और स्टोरेज होता है। समझ में आ गया होगा। इससे हम लोग को बनता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बेसिकली कुछ लोग लीवर, पैनक्रियाज और इस सब को गॉल ब्लैडर को इंक्लूड नहीं करते ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, बट अपन करेंगे, अपन डेप्थ में पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करना बाकी चीज़, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हमने पढ़ा, और हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनके स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होंगे, ठीक है। स्पेशलाइज्ड फंक्शंस कहने का मतलब सब अपना अपना काम कर रहा होगा, डिफरेंट फंक्शंस कर रहा होगा, ठीक है। अब सोचो कि जब हम लोग का खाना इंटर करता है हम लोग के बॉडी में तो क्या होता है, हम लोग आगे देखेंगे, अपना सारे प्रोसेस यहाँ पे सीखेंगे। अच्छा, एक और एक्टिविटी आ गई, तो उस एक्टिविटी को अपन पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे सीखेंगे कि क्या कहानी रहने वाली है। चलिए, हमारे पास 35 मिनट्स अब तक हो चुके हैं। अपन 1 आवर और सो के आसपास अपना काम करेंगे, कम तो नहीं, उससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो इधर देखिए आप, हमारे पास आप क्या कर लो कि 1 ml स्टार सॉल्यूशन ले लो 1%, 2 टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। अब उसमें आप मिला दो सलाइवा। क्या मिला दिया आपने? सलाइवा। अब बोलो कि सलाइवा क्या होता है भैया, मेरे को तो पता ही नहीं। अरे बाबा, आप जब खाना वगैरह टेस्टी खाना देखते हो तो आपके मुंह में लार समझ लो, लार, ठीक है, जो वो स्पिट आ जाता है, थूक आ जाता है, और जो स्पिट आ जाता है वो क्यों आता है? खाने के डाइजेशन प्रोसेस के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, उसी को अपने सलाइवा बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या होता है सलाइवा में ऐसा जो स्टार्च पे कुछ इफेक्ट दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। चलिए देखते हैं। आप सलाइवा डालोगे तो दोनों टेस्ट ट्यूब को छोड़ दो भैया अनडिस्टर्ब 20-30 मिनट के लिए। अब कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद, दिन नहीं, कुछ समय के बाद आप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालो। डाइल्यूट क्या होता है? जिसमें आयोडीन की मात्रा थोड़ी कम होगी कंसनट्रेटेड से। 2 तरह के सॉल्यूशन है, एक में आयोडीन 5% है और एक में आयोडीन 20% है। तो किसको आप कंसनट्रेटेड बोलोगे, किसको डाइल्यूट बोलोगे? 20% को कंसनट्रेटेड कंपैरेटिव टर्म में, और 5% को डाइल्यूट। तो ये होता है आयोडीन सॉल्यूशन। क्या होता है? आयोडीन हैलोजन सॉल्यूशन, ग्रुप 17 याद है, हेलो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। उसमें आयोडीन जो है वो एक अच्छी है, 80 नंबर का होता है शायद एटॉमिक नंबर उसका, आप चेक कर लेना, ठीक है। वो आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के टेस्ट के लिए प्रेजेंट होता है। तो देखेंगे कि हम लोग कि स्टार्च, ठीक है, किस में आपको मिलेगा और किस में उसका कमी आएगा। तो देखो कि इन दिस टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व कलर चेंज। तो हमने क्या किया था, 1 ml सलाइवा टेस्ट ट्यूब ए में मिलाया था और दूसरे में घंटा कुछ नहीं मिलाया था। तो ए में चूँकि सलाइवा मिलाया है, तो सलाइवा जिसमें मिलाया है उसका स्टार्च का कलर उसमें कम आएगा, बिल्कुल शो नहीं करेगा। और जिसमें उन्होंने सलाइवा नहीं मिला है उसमें आयोडीन अपना प्रेजेंस दिखाएगा, आयोडीन अपना रंग रूप दिखाएगा, मतलब स्टार्च अपना रंग रूप दिखाएगा, ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा, मतलब वहाँ स्टार्च प्रेजेंट है। अब हुआ क्या, सलाइवा में कुछ तो ऐसा था जो उसको, जो अपना पहला टेस्ट ट्यूब का स्टार्च था उसको डिकम्पोज कर दिया या फिर उसको हटा दिया। हाँ जी, हमारे पास एक एंजाइम होता है। एंजाइम क्या होता है? बायोकैटलिस्ट, जो बायोलॉजिकल रिएक्शन को फास्ट करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता, फास्ट करता। उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक। तो ध्यान देना, ये सलाइवरी अमाइलेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा में मौजूद है। यही अमाइलेज आपको एक और मिलेगा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा ना, कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्जन में स्टार्च को कन्वर्ट करेंगे, वहाँ पे भी मिलेगा आपको। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये 2 जगह एक्टिव होते हैं, एक सलाइवरी अमाइलेज और एक उधर से आपको मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एक्टिवेटेड। तो खैर इतना चीज़ तो सही हो गया, एक्टिविटी समझ में आ गया आपको। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग दुनिया भर का खाना खाते हैं। दुनिया भर का खाना खाने के लिए वो सारे सेम प्रोसेस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसको हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर आप अपने बोलचाल की भाषा में एलिमेंट्री कैनाल बोल लेना, वो प्रोसेस जाएगा और कैसे कैसे ब्रेकेज होगा वो लोग समझेंगे। अच्छा एक बात बताओ, फूड में कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं बताइए? आप कितने जानते हो? आप जानते होगे 5। क्या क्या जानते हो? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। भी सारे का ब्रेकिंग हम लोग समझते हैं। विटामिन्स बहुत मिनिमम अमाउंट में लिया जाता है, उसके डाइजेशन का प्रोसेस अलग होगा। ऑब्वियसली मिनरल्स को उसी फॉर्म में हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मिनरल विटामिन्स भी उसी फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं। बट आपको जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, फैट जो ले रहे हो और प्रोटीन ले रहे हो, उसको ब्रेकिंग का जरूरत है। तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकिंग तो आप समझ गए, आप माउथ में लेते हो, सलाइवा स्टार्ट कर देते हो, ब्रेकिंग यहीं से स्टार्ट हो गया। लेकिन जो फैट और प्रोटीन है ना, उसका ब्रेकिंग होगा, मेजॉरिटी ब्रेकिंग जो मैं बता रहा हूँ, मेजॉरिटी वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो अपन उसको सीखेंगे जब स्मॉल इंटेस्टाइन का बात आएगा, अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। तो आप देखोगे कि हमारे फूड को प्रोसेस करना पड़ता है। फूड को प्रोसेस करोगे उससे पार्टिकल्स जनरेट होंगे, स्मॉल, जो कि स्मॉल होंगे, स्मॉल टेक्सचर के, ताकि डाइजेशन प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो पाए।
लार्ज जो फूड पार्टिकल होगा उस पर डाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर पाता, एंजाइम अच्छे से वर्क नहीं करते, उसको तोड़ने की जरूरत है छोटे छोटे पार्ट्स में। तो ये किस तरह से होगा? पहला बात तो आप माउथ में जो खाना लिए हो वो टीथ से स्टार्ट हो जाएगा। क्या आपको पता है कि हमारे पास टीथ टोटल इन जनरल अडल्ट में कितने होते हैं भैया? 32 होते हैं, ठीक है। अब ये जो टीथ है वो 32 है। अब मैं बेबी टूथ का बात नहीं कर रहा, जो बचपन में होते हैं वो तो झड़ जाएंगे आपके, अगर आपके बेबी टूथ है। खैर आप बेबी टूथ वाले हो तो यहाँ वीडियो देख भी नहीं रहोगे। तो मैं बताया था 32 टीथ होते हैं। उसमें अपने पास क्या होता है मैं आपको बता दूँ, थोड़ा इधर साइड करके इसको। अपने पास इंसीजर होता है, ठीक है। ये 8 पेयर होते हैं, ऊपर नीचे मैंने दोनों बताया, अपर जॉ और लोअर जॉ। दूसरा कैनाइन होता है, ये 4 होते हैं, 2 नीचे 2 ऊपर। कैनाइन आपको पता होगा, वो नहीं दिखते वो जो हर कार्निवोरस एनिमल होते हैं उनके 2 दांत ऐसे निकले होते हैं, वो कैनाइन बोलते हैं, ठीक है। हम लोग भी ये इधर साइड 2 दांत निकले होते हैं, मैं दिखा नहीं सकता, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है, बट ठीक है। इंसीजर, कैनाइन। उसके बाद आप समझ लो कि एक और होता है हम लोग का प्री मोलर। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है ये प्री मोलर है, मोलर से पहले। तो आगे एक जो दांत आएगा वो होगा मोलर, आगे जो दांत आ रहा है वो क्या है? मोलर। अच्छा, इंसीजर 8 हो गए, कैनाइन 4, प्री मोलर फिर से 8 और ये 12, 8 4 8 12, ठीक है। टोटल 32 आप काउंट कर लेना, 32 ना हो कि 64 भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऊपर नीचे बताया ना इसीलिए, या फिर 32 होगा, ठीक है। मतलब देख लेना यार, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट ठीक है। इंसीजर का काम है बाइटिंग में, क्या करना है? बाइट करना है, कट करना है। कैनाइन का काम है टीयरिंग ऑफ फूड, फाड़ते हैं। आप देखो डिस्कवरी चैनल पे कैसे वो मीट को फाड़ते हैं। प्री मोलर, ठीक है, वही काम करेगा, च्यूइंग वगैरह का काम करेगा, वो बाइट वगैरह करेगा, ग्राइंड क्रश करेगा। और मोलर मेन जो 90% क्रशिंग होती है वो मोलर में होती है। तो प्री मोलर मोलर का एक्टिविटी थोड़ा ऑलमोस्ट सेम है। चलिए दांत के बारे में तो काफ़ी हो गया। अच्छा आगे आएगा तो मैं और चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। हम लोग रिलेटेड चीज़ पढ़ रहे हैं। तो दांत जो है वो बेसिक बात ये करता है, फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ता है, बाई बाइटिंग देम ऑफ, बाई टीयरिंग देम ऑफ, बाई ग्राइंडिंग और क्रशिंग देम ऑफ। बाकी वो जानते हो कौन सा टीथ क्या काम करता है। तो वो चीज़ हो गई। अब आप देखोगे तो जब भी आप कुछ खाते हो या फिर खाने का इच्छा होती है तो उस समय आपका माउथ जो है वाटर करने लगता है, ठीक है, मुंह में पानी आने लगता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें सिर्फ पानी नहीं होता, उसमें एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड को बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा निकलता है सलेवरी ग्लैंड से। सलेवरी ग्लैंड हमारे पास 3 है, ठीक है। नाम अभी बोलने जा रहा हूँ, हदसना नहीं, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड। ये तीनों कहाँ कहाँ होते हैं मैं बताता हूँ। एक तो टंग के नीचे होता है, एक ईयर के नीचे होता है और एक जॉज वगैरह के आसपास होता है। तो इन शॉर्ट ये तीनों आपस को सलेवरी ग्लैंड वगैरह देता है, ठीक है। सलेवरी ग्लैंड में देखोगे अनदर सलेवरी हमारे अच्छा आगे बताएगा, तो हम लोग रुक जाते हैं। आगे आप देखोगे तो हम लोग जो फूड सॉरी इंजेस्ट करते हैं, इंजेक्शन बताया था ना मैंने वर्ड, वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। उसको आपको अब्जॉर्ब करना है एलिमेंट्री कैनाल से, तो उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना होगा। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटना स्टार्ट हो गया है टीथ वगैरह करके। उसके लिए आपको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जिसको अपन एंजाइम बोलते हैं, सारी चीज़ें बताई जा चुकी है, उसका जरूरत होता है। तो सलाइवा में ही एक एंजाइम पाया जाता है, उसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। वो क्या करता है, स्टार्च जो कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कि शुगर का फॉर्मूला क्या होता है तो शुगर का फॉर्मूला बता पाओगे आप कि मैं लिख दूं? चलिए मैं लिख देता हूँ, C12H22O11। अच्छा तो फिर ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता था? C6H12O6। ये फॉर्मूला होता था। क्लियर हो गया भैया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए मामला सेट है। अब अगर मामला सेट है, कोई तकलीफ़ है नहीं आपको, तो आप बताइए कि हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करें? चलिए करते हैं। तो जो फूड हम लोग लिए हैं उसमें एक और एक्टिविटी है हम लोग का माउथ में। एक तो टीथ हो गया, दूसरा चीज़ है टंग। टंग का भी स्पेशल रोल है, टंग के और भी रोल है, बट टंग का एक और रोल ये है कि जो माउथ है उसमें जो फूड की मिक्सिंग होगी प्रॉपर सलाइवा के साथ, वो कौन करेगा? वो टंग करेगा। अच्छा टंग का यूज़ हम लोग स्पीच वगैरह में भी करते हैं। उसके अलावा जो सलाइवा मैंने बताया, सलाइवा के भी और भी यूज़ है। सलाइवा फॉर एग्जांपल मैं एक बात बता दूँ, 1 से 2 लीटर आप प्रतिदिन, कोई एडल्ट पर्सन है ना तो सलाइवा सेक्रेट करता है। कितना लीटर? 1 से 2 लीटर। अब सारे सलाइवा अपने क्या करो, स्टोर करो। 1 साल के अंदर आप एक बाथ टब भर सकते हो, ठीक है। और फिर नहा लेना सलाइवा में, इतना खुश है तो भैया जिम्नास्टिक हो गया ना। खैर मत नहाना बाथ ट्यूब में, बाथ ट्यूब नहीं भैया, बाथ टब, सॉरी।
चलिए हटाइए, आप समझ गए ना, बाथ टब में आप क्या करोगे, उसको रख सकते हो। ये सब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ठीक है। सलाइवा का आप ये भी देखोगे कि वो हम लोग का माउथ को मॉइस्चर रखता है। सलाइवा का आप ये भी देखोगे टीथ को प्रोटेक्ट करता है, बैक्टीरिया वगैरह को जमने नहीं देता। क्लियर हो गया बात, आगे बढ़े अपन। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम लोग का वो सलाइवा से आगे बढ़ेगा लाइफ में, और फूड आगे मूव करते हुए रेगुलेटेड मैनर में एक डाइजेस्टिव ट्यूब में जाएगा, और हर एक प्रोसेस, हर एक ट्यूब जगह पे वो प्रोसेस होता रहेगा, ठीक। तो लाइनिंग ऑफ दिस कैनाल ऑफ हैज मसल्स दैट कॉन्टैक्ट रिदमिकली। अच्छा मैं बता रहा हूँ आपको, एक बात बताता हूँ, इधर साइड देखिए आप, ये दिख रहा है आपको, माउथ टंग वगैरह यूज़ किया, ये इसोफेगस है। यहाँ से इस पर्टिकुलर एरिया में ये जो एक लाई करता है उसको बोलते हैं UES, और इस पर्टिकुलर एरिया में स्टमक वाले एरिया में उसको बोलते हैं LES। अब ये क्या है, ध्यान सुनना एक बार। UES का फुल फॉर्म होता है अपर इसोफेगस स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का स्पेलिंग भूल गए ना, रुकिए मैं आपको लिख देता हूँ, स्फिंक्टर, SPHINCTER, ठीक है। ये होगा लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, अपर इसोफेगल स्फिंक्टर। इसोफेगल फूड पाइप मैं बता रहा हूँ, बड़ा चीज़ नहीं है। फूड पाइप माउथ को कनेक्ट करता है स्टमक से। फूड पाइप से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है मस्कुलर, और वो वॉलेंट्री नहीं, इनवॉलेंट्री है, आपके बस की बात नहीं, वो होगा ही होगा। उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। सारे वर्ड यहाँ पे लिखा होगा, पेरिस्टालिसिस। हटा के मैं आपको वर्ड लिख देता हूँ। क्या बोला मैंने बोला पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस क्या होता है? पेरिस्टालिसिस होता है रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, जिससे फूड वन वे में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है ताकि माउथ से एनर्ज में चला जाए। और ये कौन कर रहा है? फूड पाइप। मूवमेंट को, प्रोसेस का नाम क्या है? पेरिस्टालिसिस। क्या हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, इसलिए इसको कैसा बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल एक्शन। क्या आपको समझ में आ गया? इनवॉलेंट्री मतलब, वॉलेंट्री मतलब होता है विल, अपना पावर से यूज़ कर सकते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब एक वर्ड मैंने बोला था स्फिंक्टर। स्फिंक्टर वर्ड आपको बार बार बायोलॉजी में आएगा, तो मैं इसको इंटरेस्टिंग किस तरीके से आपको समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। स्फिंक्टर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि ओपनिंग की तरह काम करता है। आप नल देखो, नल का टैप खोलते हो, वही है, बस समझ लो आप। स्फिंक्टर बोलते हैं उस नल को अपने अंदर जो रहता है, ठीक है। वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। हमारे पास इसोफेगस में दो नल हो गए, दो स्फिंक्टर हो गए, एक अपर इसोफेगल स्फिंक्टर और एक हो गया लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, ठीक है। लोअर वाला क्या करेगा? वो स्टमक और इस फूड पाइप के बीच में लाइनिंग का काम करेगा, ठीक है। जब उसको स्टमक में फूड इंसर्ट करना होगा तो वो खुल जाएगा, और जब नहीं करना होगा तो बंद हो जाएगा। जब उसको माउथ से लेना होगा तो अपर वाला खुल जाएगा, और जब नहीं लेना होगा तो बंद हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपन यहाँ तक पढ़ चुके हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट। तो लाइनिंग ऑफ द कैनाल जो है, फूड कैनाल, जिसको अपन फूड पाइप भी बोलते हैं, इसोफिगस भी बोलते हैं, वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा एक रिदमिक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन फूड का मूवमेंट, इसको बोलते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट्स। और ये ऑल अराउंड द गट। गट मतलब वही एलिमेंट्री कैनाल, समझ लेना, अलग एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, वो हर जगह होता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, पेरिस्टालिसिस और एक और वर्ड है, पेरिस्टालिसिस से उल्टा वर्ड होता है, एक और प्रोसेस होता है जो इसी तरह होता है लेकिन थोड़ा अलग है। उस प्रोसेस का नाम है सेगमेंटेशन। पेरिस्टालिसिस तो पूरे अलॉन्ग हो रहा है, बट सेगमेंटेशन सिर्फ एक जगह होता है, और वो एक जगह है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बताओ भैया कि पेरिस्टालिसिस और सेगमेंटेशन में क्या फ़र्क है, तो मैं बताता हूँ। पहली बात कि पेरिस्टालिसिस तो ऑल अलोंग द गट यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री ग्लैंड में हो रहा है, बट जो सेगमेंटेशन है वो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, इसमें सिर्फ वन डायरेक्शन मूवमेंट होता है ना पेरिस्टालिसिस में। कभी कभार एक्सेप्शनल के तौर पर रिवर्स पेरिस्टालिसिस देखेंगे तो बैकवर्ड भी मूव करेगा, तो हो तो रहा है वन ही डायरेक्शन, या तो आगे या तो पीछे। रिवर्स पेरिस्टालिसिस क्या होता है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। सेगमेंटेशन में टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि मिक्सिंग अच्छे से हो सके। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता होगा कि कंप्लीट डाइजेशन होता है, इसलिए टू एंड फ्रो मूवमेंट से वो मिक्सिंग प्रॉपर क्वाइल स्ट्रक्चर में होता है, इसको हम लोग सेगमेंटेशन बोलते हैं। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। मैं थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूँ, चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपने ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए, तो हर एक ऑर्गन पे मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो अब आगे सीखते हैं अपन। अच्छा, रिवर्स पेरिस्टालिसिस में बताने वाला था ना आपको, तो चलिए स्टमक पढ़ लेते हैं, फिर रिवर्स प्रोसेस बताऊंगा क्योंकि वो उससे कनेक्टेड है। तो जो माउथ से है खाना, मुंह से खाना चला गया स्टमक में फूड पाइप के माध्यम से, नीचे वाला याद है टैप का नाम क्या था? लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, LES।
स्टमक बड़ा लार्ज ऑर्गन है जो एक्सपैंड कर जाता है जब अपन खाना उसमें एंटर करता है। मस्कुलर वॉल्स हैं इसके जो खाना को मिक्स करने में हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस से। डाइजेस्टिव जूसेस वहाँ पे आएंगे, वो हम लोग देखेंगे क्या क्या होगा। तो भैया डाइजेशन जो स्टमक में होगा वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। कौन से ग्लैंड्स होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अच्छा, इससे जो जूस निकलेगा, डाइजेस्टिव जूस को बोल रहे हैं, उससे जो जूस निकलता है उस जूस को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये गैस्ट्रिक जूसेस कहाँ निकल रही है? स्टमक में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब देखिए आप, गैस्ट्रिक जूसेस में आपको 3 तरह की चीज़ें होंगी। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होगा जिसको अपन पेप्सिन बोलते हैं, और एक म्यूकस होगा। ये 3 चीज़ के बारे में लोग पढ़ते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन और पेप्सिन। प्रोटीन डाइजेस्टिंग पेप्सिन और म्यूकस। ठीक है, आप एक बात बताओ, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो कौन से सेल से होता है? वो कौन से सेल से हमारे स्टमक में रिलीज़ होता है? ठीक है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में रहेंगे, मैं अगला बार बताऊंगा। आप भैया आप ही बता दो। अरे यार आप ही बता दो तो फिर आप क्या सीखोगे? थोड़ा गूगल वगैरह सर्च आप भी करो। ठीक है, मैं बताऊं कि आप सर्च करोगे? चलो आप ही सर्च करना, रहने दो। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको पेप्सिन बोलते हैं, वो होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आप पढ़ोगे आगे तो एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देता है ताकि अपना जो एंजाइम है ना, प्रोटीन डाइजेशन, पेप्सिन जहाँ स्टार्ट होगा प्रोटीन का डाइजेशन, वो स्टार्ट कर सके, वो फंक्शन कर सके। देखिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड होगा ताकि एंजाइम पेप्सिन काम कर सके। और क्या काम है? एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। और क्या काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? दूसरा काम है, आपके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह जम रहे होंगे, वो उस बैक्टीरिया को अगर वो एसिडिक मीडियम मिल जाए तो बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। और सारे बैक्टीरिया गुड नहीं होते भाई, बैड बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। तो जो बैड बैक्टीरिया है उसके किलिंग में हेल्प करता है एंजाइम, अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके अलावा देखिए, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसनट्रेटेड है तो बर्निंग इफेक्ट होगा, आपका स्टमक का लाइनिंग को बर्बाद कर सकता है। तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए अपने पास है म्यूकस। ठीक है, मुकोशा बोलते हैं, मुकोशा। अगर आप प्रॉपर बायोलॉजी के स्टूडेंट बनना चाहते हो उसको मुकोशा मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसमें म्यूकस होता है, वो आपको हेल्प करेगा स्टमक के लाइनिंग को बचाने में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आगे बढ़े आगे बढ़े। आप देखते होंगे कि नॉर्मली जो एडल्ट्स होते हैं, बड़े बुजुर्ग, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, इतना देर से बोल रहा हूँ तो बीच बीच में चीज़ें नेचुरल है तो थोड़ा आप इग्नोर करेंगे इसको। तो आप गौर करोगे शायद रिकॉर्डिंग में भी चला गया, अगला बार से ध्यान रखूँगा ये सब ना जाए। तो एडल्ट्स कंप्लेन करते हैं एसिडिटी के बारे में। अब एसिडिटी क्या होता है, कैसे होता है, मैं बताता हूँ कैसे कैसे और क्यों उसको क्योर कैसे कर सकते हैं। तो इसका क्या होता है, कभी कभी इस प्रॉपर बीमारी का नाम जो है, मतलब इस प्रॉपर एलिमेंट का नाम है, ओके मैं बताता हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स। ठीक है, जो बर्निंग सेंसेशन होते हैं, जो आपको चेस्ट एरिया में आपको जो दिखता है पेन, जब आप कोई भी ऑयली फूड खा लेते हो, आपको लगता है कुछ जल रहा है, तो वो एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि आप हार्ट अटैक का ही साइन हो, हार्ट अटैक का साइन भी हो सकता है, तो आप चेक करा लेना प्रॉपर। उसके अलावा ऑयली फूड वगैरह जस्ट खाने के बाद हो रहा है तो मतलब समझ जाओ कि वो प्रोसेस जो हो रहा है वो एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स पेरिस्टालिसिस, जो मैंने सिखाया था, जो फूड पाइप वगैरह में हो रहा था। वो वैसे तो होता पूरे जगह पे, बट अपन फूड पाइप के माध्यम से वहाँ पे पहला बार देखते हैं इसलिए होता है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि जो वो ओपनिंग है लोअर इसोफेल इंस्पेक्टर, वो मान लीजिए छूट गया, खुला छूट गया, तो बाई चांस क्या होता है कि वो जो स्टमक का जो एसिड है वो ऊपर चला जाता है, फूड पाइप में चला जाता है, और जो इसोफेगस है वो चेस्ट एरिया के अराउंड चेस्ट कैविटी में होता है, इसलिए आपको लगता है कि वहाँ पे कुछ जल रहा है, तो आपको लगता है कि चेस्ट में प्रॉब्लम है। एक्चुअली चेस्ट में प्रॉब्लम ना होके वो एसिड रिफ्लक्स है, जो स्टमक का जो एसिड है वो वापस बैक मार जा रहा है, कहाँ, फूड पाइप में आ जा रहा है, और इसलिए आपको बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, जब एसिडिटी वगैरह आपको वो ओवर प्रोडक्शन हो, एसिडिटी, ये तो मैं रिवर्स जो पेरिस्टालिसिस होगा वो थोड़ा अलग होगा। एसिडिटी जो होता है वो क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे बर्निंग सेंसेशन आने लगती है। अब जब ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा एसिडिटी, तो आप क्या ले लो, आप एंटासिड ले लो। एंटासिड नाम में भी पता चला कि भैया आप ये एसिड के अगेंस्ट काम करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। बहुत सारे हैं, आप ORS का गोल ले लेते हो, आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH/2। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। तो आज अपन क्या करेंगे, सारे ये प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट ही कर लेंगे। ठीक है, 6 हो गया, चलिए देखते हैं, जरा जल्दी करते हैं। तो आप देखोगे कि जो फूड निकलेगा स्टमक से, अच्छा वो पेप्सिन वगैरह का तो बता दिया मैंने, हाँ, जो फूड निकलेगा स्टमक से वो
रेगुलेट करेगा स्फिंक्टर मसल से। कौन रेगुलेट करेगा? स्फिंक्टर मसल, वही रिंग लेग मस्कुलर अरेंजमेंट्स जो नल की तरह काम करता है, टैप। वो स्मॉल अमाउंट में चला जाता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ खेला स्टार्ट होगा। स्टमक से फूड इंटर हो गया, स्मॉल हो गया। ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, फिर भी आपको बहुत कम दिखता है, 20 फीट वगैरह होगा, ठीक है। आप गूगल वगैरह से फैक्ट चेक कर लेना, सब वो इम्पोर्टेंट नहीं होता उतना, इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट। तो ये इतना बड़ा हो के भी छोटा रूप में कैसे जोड़ा? क्योंकि क्वाइल्ड होता है वो। दिखाऊँ मैं क्वाइल्ड? चलिए अपन चलिए देखते हैं। ये देख रहे हैं ये वाला पार्ट कितना क्वाइल्ड है। तो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट अगर बोले कंप्लीट डाइजेशन जहाँ हो वो सारा का जवाब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो भैया ये अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक। चलिए ओके हम लोग कहाँ थे? यहाँ पे थे ना, नीचे थे। अच्छा हाँ यहाँ ओके। तो लेंथ ऑफ द जो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा है, डिफर करेगा एनिमल पे। और लेंथ तो इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर क्यों होता है? क्योंकि हम लोग कॉइलिंग फॉर्म में रहते हैं, वो रखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर करेगा। बहुत सारे लोग कि आप खाना क्या खा रहे हो, ठीक है। अरे भैया ये कौवा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये बीच बीच में आवाज़ आपको ट्रबल देगा। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डिफर करेगा। हार्बीवोरस के लिए अलग तरीके का वो शेप एंड साइज में आएगा, कार्निवोरस के लिए अलग तरीके का शेप एंड साइज में आएगा। तो आप देखते होगे कि हार्बीवोरस को घास खाना पड़ता है, ग्रास में होता है सेलुलोज जो हार्ड होता है डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब जो हम लोग कार्निवोरस मीट खाते हैं वो मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट। ये एनसीईआरटी लिख रही है, याद रखना। हार्बीवोरस और कार्निवोरस में ये जो अपने क्या बोलते हैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में जो डिबेट होता है ना, वो बड़ा फेमस डिबेट है कि कौन ईजी टू डाइजेस्ट है, क्या हर्ब्स की या फिर सर्ब्स, मतलब मीट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी लिख रही है कि मीट इज इजी टू डाइजेस्ट। और इसके कारण हमारे पास जो होते हैं, मतलब कि कार्निवोरस के पास होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब चूँकि अपन वहाँ से अपने लोग एनिमल से तो बिलोंग कर रहे हैं, तो हम लोग के पास भी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा छोटा होगा, वैक्यूल अपना छोटा होगा। हार्बीवोरस जो होते हैं, काव वगैरह या फिर जो भी होते हैं, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़े बड़े होंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़े अपन, चलिए मूव ऑन। तो आगे क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता दूँ। आगे इतना ही लिखा हुआ है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक कंप्लीट डाइजेशन का साइट है। बोले तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी डिकम्पोज हो जाएगा, वही अमाइलेज, एक नया अमाइलेज यहाँ पे भी होगा, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो जाएगा। या तो प्रोटीन टूटना स्टार्ट हो गया तो स्टमक में पेप्सिन जो कि एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। फैट्स यहाँ पे भी आएगा, ट्रिप्सिन आएगा एक जो कि बेसिक मीडियम का ट्रिप्सिन होता है और काइमोट्रिप्सिन होता है, 2 वर्ड। वो नाम मैं लिख दूंगा, आपको बताना नहीं प्लीज़। फैट्स भी टूटेगा यहाँ पे। तो ये सब कैसे टूटता है? अपन लोग सिक्रेशन यूज़ करते हैं। कहाँ से भैया? लीवर और पैनक्रियाज से। अभी देखो लीवर और पैनक्रियाज आप समझ लो कि एसोसिएट ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम में। वो सीधा तो काम नहीं आते, बट क्या करते हैं उसके डाइजेस्टिव जूस काम आते हैं, ठीक है। आप देखोगे पढ़ते हैं अपन, ठीक है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन छूटेगा तो मैं एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने के लिए हूँ ना मैं। जो फूड निकलता है स्टमक से वो एसिडिक होता है, उसको अल्कलाइन बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि भैया जो मैंने आपको एंजाइम का नाम बताया, मैं लिख दूँ एंजाइम का नाम बताया, जो कि ये ट्रिप्सिन, ये कहाँ से निकलेगा? अच्छा एक और है काइमोट्रिप्सिन। ये 2 एंजाइम कहाँ से निकलता है पता है? ये निकलता है पैनक्रियाज से, और इसलिए इसको पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकला तो गैस्ट्रिक जूस, सलेवरी ग्लैंड से निकला तो सलेवरी जूस। समझ में आ रहा है? बाइल, ठीक है, लीवर से निकलता है बाइल जूस, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, वो सब बताऊंगा। ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन पैनक्रियाज से निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस, वो अल्कलाइन मीडियम में ही काम कर सकता है, ठीक। अब जब अल्कलाइन मीडियम में काम करेगा सॉरी, जब अल्कलाइन मीडियम में काम करेगा तो भैया आप समझ जाना कि फिर वो, अब सोचो कि उसको अल्कलाइन मीडियम में कोई तो बनाएगा ना, उसके लिए होता है बाइल जूस जो कि लीवर से सिक्रेट होती है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो पैनक्रियाटिक उसी समय क्या करेगा जब वो मीडियम हो जाएगा एल्कलीन, याद दिख रहा है आपको? बाइल जूस निकलता है लीवर से। लीवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसको अगर आप अति करोगे ना वो रीजनरेट होने का कैपेबिलिटी रखता है। ध्यान रखना, ये सब छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है। तो वो रीजनरेट वगैरह हो जाता है, लीवर बाइल जूस निकाल के वो बाइल डक्ट के माध्यम से गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। और पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से पार्ट में आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, 3 पार्ट्स। पहला तो भैया डिओडेनम, डिओ जो लगाते हैं उस तरह से डिओडेनम। दूसरा पार्ट है जेजुनम,
और तीसरा और लास्ट पार्ट है इलियम। ये तीनों पार्ट में डाइजेशन प्रोसेस होती है। तो मैंने बोला कि पैनक्रियाटिक जूस जो है ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन या फिर बाइल जूस, ये सब गॉल ब्लैडर जो से आता है, वो सब कहाँ आके स्टोर होगा? ड्यूडेनम में स्टोर होगा। छोटा सा पार्ट होता है ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का। बाकी जो प्रोसेसेस होंगे डाइजेशन वगैरह के, वो जेजुनम और इलियम संभालेंगे। क्लियर हो गया बात आपको? अपन आगे बढ़ रहे हैं। नाम वगैरह ये सब रख लेना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख लेना आप अपने एनसीईआरटी में, ठीक। तो ये सब एंजाइम का कहानी होता है। बाइल जूस क्या करता है, बाइल सॉल्ट क्या करता है? बाइल सॉल्ट का दो काम है। एक तो बड़ा बड़ा जो फैट मॉलिक्यूल्स है ना, उसको ग्लोबल स्मॉलर ग्लोबल्स में तोड़ेगा, ठीक। और इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। कोई पूछेगा क्या होता है इमल्सिफिकेशन? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिगर फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। क्योंकि आपको पता है एंजाइम उसी समय काम कर पाएगा जब वो छोटा मॉलिक्यूल्स में टूटा हो रहेगा। अच्छा, आप एक बात बताओ, लीवर जो है एक और लीवर नहीं, पैनक्रियाज एक और एंजाइम निकालेगा, वो लाइपेज। नाम लिखूं? नाम है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज कन्वर्ट करता है फैट्स को, जो स्मॉलर इमल्सिफाइड फैट्स हैं, उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। ये फैट पूरी तरह से क्या हो गया, अब कन्वर्ट हो गया। अब इसको कोई और कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। फैट्स आर फुल्ली डाइजेस्टेड। अच्छा, ये सब फैट्स और ये सब जो मैं प्रोटीन और ये सब कार्बोहाइड्रेट या फिर जो मैं नाम ले रहा हूँ, वो सब कहाँ से आता है? जो आप फूड लेते हो उसी को डाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो फैट कन्वर्ट हो गया फुल्ली, उसके बाद प्रोटीन फाइनली कन्वर्ट हो गया अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। फाइनल प्रोडक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तो आप जानते हो, स्टार्च वगैरह में। अच्छा, स्टार्च तो हम लोग उधर प्रेजेंट करते हैं ना भैया, प्लांट में ना स्टोर करते हैं, यहाँ ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आप क्या करना भैया, देखो, आप बाइल सॉल्ट किस तरह से ब्रेक करता है, ये सिमिलर है। किस तरह से सिमिलर है पता है? दिस इज सिमिलर टू इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ द सोप्स ऑन द डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इट। जो सोप इमल्सिफाई कर देता है डर्ट वगैरह को, जो हम लोग चैप्टर 4 में पढ़े, कार्बनिक कंपाउंड पढ़ोगे आप, अभी तो आपने नहीं पढ़ा, मेरे साथ पढ़ोगे वो सब। उसके अलावा आप देखो कि पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, जिसमें ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, और लाइपेज होता है फैट्स को, इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने के लिए, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट के लिए। अच्छा, ये लाइपेज वर्ड्स को थोड़ा सा मैं गौर कराना चाहता हूँ। एक वर्ड है, इसको मैं मिटा दूँ, इसको मैंने मिटा दिया। अब मैं एक वर्ड वापस से लिखता हूँ। एक वर्ड है लिपिड्स, इसे भी आप बहुत सुनोगे बायोलॉजी में। और एक वर्ड है फैट्स। दोनों में फ़र्क क्या है? लिपिड्स और फैट्स आप समझना, सारे कुत्ते जानवर होते हैं, बट सारे जानवर कुत्ते नहीं होते। तो बताओ बड़ा पार्ट कौन है? जानवर। और छोटा पार्ट कौन है? कुत्ते। जस्ट लाइक दैट ऑल फैट्स आर लिपिड्स बट नॉट ऑल लिपिड्स आर फैट। ध्यान से सुनना मेरी बात को कि भैया जो लिपिड्स होते हैं ना, वो मल्टीपल चीज़ेस होते हैं, बट खास लिपिड, एक खास लिपिड जो है ना, वो फैट कहलाएगा। और सबको खास लिपिड कौन होगा? ट्राइग्लिसराइड्स। कंफ्यूज मत होना, ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। ये होता है फैट्स और लिपिड में डिफरेंस। तो अपन अभी फैट्स का बात कर रहे हैं, क्योंकि लिपिड और फैट एक तरीके से लोग ऐसे ही साथ बोल दिए जाते हैं, क्योंकि फैट लिपिड के खानदान से बिलोंग करता है। तो अपन जो एंजाइम यूज़ करते हैं उसको लाइपेज बोलेंगे, जो कि लिपिड्स वर्ड से थोड़ा मैच करता हुआ दिख रहा है। आई होप इस तरीके से मैं चीज़ों को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तो आपको याद करने में भी आसानी होगा। अब अगर आप आगे देखोगे तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल्स वगैरह है, उसमें ग्लैंड्स वगैरह है, ठीक है। ये ग्लैंड्स दिख रहा है आपको, ठीक है, वो ग्लैंड्स वगैरह है। चलिए इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। तो वो ग्लैंड्स जो है वो इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रेट करती है, और भी जूसेस होते हैं उसमें। वो एंजाइम्स वगैरह, प्रोटीन फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया? अमीनो एसिड में। मैं बता चुका है। कार्बोहाइड्रेट फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज को हम लोग स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन में, ठीक है, जो कि जानते हो आप लिवर में स्टोर होता है। फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो गया और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया, कहते हैं लाइपेज। ओके, तो क्लियर हो गया। आराम से रिपीट मोड पे सुन लेना, सारी चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए, सारे एंजाइम के नाम होने चाहिए, उसके फंक्शन नाम होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, पेपर के लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मूव ऑन करें अपन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भैया ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है कि डाइजेस्टिव फूड जो है ना, अब उसके बाद जो स्मॉल वॉल्स वगैरह स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विल्ली बोलते हैं। स्मॉल विल्ली होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो एब्जॉर्ब अच्छे से कर पाओगे खाना को। जो विल्ली है ना, वो ब्लड वेसल्स वगैरह से बहुत अच्छे से क्या होते हैं, प्रॉपर अमाउंट में मौजूद होते हैं। उससे क्या होता है कि जो एब्जॉर्ब फूड जो है वो सारे सेल तक
क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट का काम किसका है, ब्लड का काम है, तो वो एब्जॉर्ब करके हर एक सेल तक पहुँचाता है, क्योंकि हर एक सेल को खाने की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, और वहाँ वो एनर्जी में कन्वर्जन होगा ATP मॉलिक्यूल्स में, आप जानते हो, और उससे नए टिश्यूज़ बनेंगे और पुराने टिश्यूज़ के रिपेयरमेंट होगा। अच्छा, आपने ये वर्ड सुना होगा, मैं रिलेटेड वर्ड है इसलिए सिखा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म जो वर्ड है वो बड़ा फेमस है, लोग यूज़ करते हैं। एक होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है, और एक होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो है उसमें हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स हम लोग बिल्ड करते हैं, जैसे आप जिम वगैरह जाओगे तो मसल बिल्ड कर रहे हो, तो वो आपका एनाबॉलिक एक्टिविटी हो गया। उसके लिए आप प्रोटीन सोर्स वगैरह लेते हो, आपसे उससे मसल बिल्ड होता है, अमीनो एसिड से आप मालूम मसल में कन्वर्ट करो प्रोटीन वगैरह जनरेट करके, ठीक है, तो ये एनाबॉलिक हो गया। बट जो प्रोटीन को अपन अमीनो एसिड में जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक कर रहे हैं वो कैटाबॉलिक एक्टिविटी हो गया। कैसा हो गया, कैटाबॉलिक। समझ में आपको, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, और ये दोनों मेटाबॉलिज्म में आता है, ठीक है। अच्छा, फास्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है, फास्ट मेटाबॉलिज्म उनके माना जाते हैं जिनकी अगर आप रेस्ट कर रहे हो उस समय आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हो तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, और अगर आप रेस्ट करते समय कम कैलोरीज बर्न कर रहे हो, कैलोरीज मतलब वही जो आप फूड वगैरह देखते हो, कैलोरीज का बहुत सारा बात होता है, तो उसको बोलेंगे स्लो मेटाबॉलिज्म रेट। अच्छा, ये रेट कैसे डिपेंड होता है, वो जो रेट है, इंटरेस्टिंग एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, ध्यान दो भाई, उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक, शॉर्ट में लिखो रेट, BMR, ठीक है। ये मसल मास पे डिपेंड करता है, अगर आपका मसल मास ज़्यादा है तो आप में बेसल BMR ज़्यादा रहेगा, अगर आपका मसल मास कम है तो आपका BMR कम रहेगा। चूँकि अपन देखें कि मेन और वुमेन में मसल मास थोड़ा ज़्यादा होता है, नेचुरल बॉडी थोड़ा उस तरीके से अपन लोगों को नेचर ने बनाया है, तो मेन लोगों का जो होगा उनका BMR ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वुमेन, ठीक है। काफ़ी है, इतना सही है। अब अगर आप देखोगे, गौर करोगे आगे, तो जो अनअब्जॉर्ब फूड है, जो फूड अब्जॉर्ब नहीं रहा, वो चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ उनके वॉल जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, तो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। नाम में लार्ज इंटेस्टाइन है बट स्मॉल इंटेस्टाइन से ये छोटा होता है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द मटेरियल को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं अपन एनएस में, एनएस के माध्यम से। ये एग्जिट ही एनल स्पेक्टर को रेगुलेट करता है। अच्छा, बीच में एक चीज़ छोड़ दी है, ये एक वर्ड है रेक्टम, तो इसके बारे में बताता हूँ। ये रेक्टम वर्ड में जब आपका खाना पहुँच जाएगा, जिसको स्टूल बोलते हो, पुप बोलते हो, जो अलग अलग नाम है, वहाँ चल जाएगा तो आपको एक अर्ज फील होगा कि भाई अपने को अब एक्सक्रीट करना है, ठीक है। सुबह सुबह जो फीलिंग आती है ना, वो 2 नंबर वाली, ठीक है, तो वो फील होगा अर्ज। अब इस रेक्टम में 2 ओपनिंग है, एक है, ठीक है, 2 तरह के ओपनिंग है। ओपनिंग कहने का मतलब मैंने बताया था स्फिंक्टर, क्या बताया था भैया, 1 नंबर का स्फिंक्टर, 2 नंबर का स्फिंक्टर। 1 नंबर का स्फिंक्टर जो है ना वो ऑटोमेटिक है, वो तो खुल ही जाएगा, और वो जब खुल गया ना तो समझ जाना कि आपको अर्ज फील होने लगा, ठीक। और 2nd नंबर का भैया आपके पास वॉलंटरी एक्शन है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। नहीं दिखते हो कि भैया अगर आपका लेटरिन रूम इंगेज है तो आप तो अभी थोड़ा करोगे, वो थोड़ा वेट करोगे ना, तो ये आपके 2nd ओपनिंग है। अगर जिसका ये 2nd ओपनिंग, बच्चा लोग का ये 2nd ओपनिंग पे कंट्रोल अच्छा नहीं होता, तो उन लोग का वो समझ रहे हो क्या होगा आगे। लेकिन हम लोग एडल्ट हैं तो हम लोग का ये ओपनिंग हमारे हाथ में है, तो हम उस समय तक कंट्रोल करेंगे। ऐसे तो ज़्यादा कंट्रोल करने से ही नहीं रहेगा, जब आपको फील हो तो आप उधर चले ही जाओ, तो ये ओपनिंग होती है। चलिए, उसके बाद ये फिर एनएस से निकल जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। उस समय भी एनल स्फिंक्टर है। अब चूँकि ये इंड है तो एक क्वेश्चन मैं आपको और पूछता हूँ, आप बताओ, जब भी अपन 2 नंबर करने जाते हैं तो ऑटोमेटिकली 1 नंबर क्यों निकल जाता है, ठीक है। क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, 1 नंबर नहीं निकलने दे सकते हो, क्या वो नेचुरल फ्लशिंग सिस्टम है, क्या है वो? ऐसा क्वेश्चन अगर आप बायोलॉजी की क्लास में पूछोगे ना तो डस्टर खाओगे, लपेट खाओगे या फिर चौक खाओगे, जो खाओगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्योंकि हमारे मास्टर इस सब क्वेश्चन से कंफर्टेबल नहीं है, बट अपन तो कंफर्टेबल हैं, आप मेरे से पूछ सकते हो ये सब चीज़। चलिए, एक ये शायद लास्ट टॉपिक है, और उसका फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगर समय अलाउ करता है, समय अलाउ करेगा। चलिए देखते हैं। तो डेंटल कैरीज क्या है? डेंटल कैरीज भैया, टूथ डिके को डेंटल कैरीज बोलते हैं। जो दांत में कैविटी बिल्ड हो जाता है, दांत आपका डिके हो जाता है, उसको बोलते हैं। क्या होता है इसे, देखिए आपका जो इनेमल है और डेंटिन है, अब समझिए टीथ के बारे में। मैं दांत बना रहा हूँ, थोड़ा सा इग्नोर करना, ये मैंने दांत बनाया, इसका अपर पोर्शन, ये वाला पोर्शन, मैं एरो दूँ, इस पोर्शन को बोलते हैं अपन इनेमल, ठीक है। ये अपना हार्डेस्ट मटेरियल है, अपनी बॉडी में अगर कोई बोला जाए कि हार्डेस्ट चीज़ बताओ तो इनेमल है, ठीक है।
अच्छा, दांत बोन लाइक दिखता है बट बोन होता नहीं है, वो कैल्शियम वगैरह से बना हुआ बोन है बट है नहीं वो, ठीक है। इसको अपना दांत को पता है कौन सा ऑर्गन बोलते हैं, हदसना नहीं बस, ठीक है। हम थोड़ा तेज हैं तो हम ये सब नाम जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो हम सीखते रहते हैं। इसको बोलते हैं एक्टोडर्मल ऑर्गन्स। बेसिकली डर्मल मतलब स्किन लेयर, स्किन लेयर से जो बाहर ऑर्गन्स होते हैं उसको एक्टोडर्मल ऑर्गन बोलते हैं। तो दांत हो गया एक्टोडर्मल ऑर्गन्स। तो इनेमल के जस्ट नीचे होता है डेंटिन। अच्छा, ये जो डेंटिन है ना मुन्ना, ये डेंटिन थोड़ा सॉफ्ट है, इनेमल जैसा हार्ड नहीं है। तो अगर एक बार आपका इनेमल ख़त्म हो गया तो डेंटिन एक्सपोज हो गया है आपका बाहर से। अब ये माइक्रोस्कोप से डेंटिन में कैविटी बनने लगेगी। और वो कैसे बनती है, जब आप बैक्टीरिया शुगर वगैरह खाते हो, शुगरी प्रोडक्ट्स, तो उसके में बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया आपको क्या करती है, एसिड वगैरह की वजह से वो आपका बॉडी का जो मिनरल है वो डीमिनरलाइज करने लगती है, उसका मिनरल को रिमूव करने लगती है। अब कैल्शियम अगर हटने लगा तो वो तो डिके होने लगेगा। अब अगर आपको बैक्टीरियल सिस्ट फूड वगैरह को आपको दांत में चिपक गया है तो वो डेंटल प्लेग बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा दाग बनने लगेगा। और अगर आप उस समय उसका ख्याल नहीं रखते हो तो भैया आपका दांत तो भैया समझ लो कि भीतरे गया, ख़त्म हो गया। अच्छा, तो भैया उसको कैसे ठीक करें, उस प्लेग को हटाएं। आप 2 टाइम ब्रश करो। अच्छा, ब्रश भी करना है तो आपको टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करना है मैं बताता हूँ, मैं ऑलमोस्ट अ डॉक्टर हूँ। फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करना है। फ्लोराइड इज़ वेरी मच यूज़फुल इन दैट केस। वो आपका जो बैक्टीरिया का टूथ डेके का प्रोसेस होगा उसको स्लो कर देगा, या तो फिर बैक्टीरिया को किल कर देगा, स्टॉप ही कर देगा। प्लेग जो आपके बॉडी में बनेगा उसको बनने नहीं देगा और आपको हमेशा आपके दांत को फ्री एंड फेयर रखेगा। इफ़ अनट्रीटेड अगर आप छोड़ देते हो उसको तो मैक्रो जो ऑर्गेनिज्म जो है, मैंने बताया आपको कि सबसे पहले क्या था, इनेमल था, ठीक है, फिर डेंटाइन है। इसके बाद अगर अटैक होने लगा ना, तब यहाँ से असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। उसको अपन बोलते हैं टूथ पल्प। टूथ पल्प में ही अपने पास क्या है वो आप समझ लो ब्लड वेसल्स वगैरह पड़े हुए हैं। अब ब्लड वेसल्स वगैरह पड़े हुए हैं वहीं आपका रूट्स डैमेज होगा और उस समय से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा आपको। और उसके बाद फिर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराओ। ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत दर्द देगा आपको उस समय, तकलीफ़ है भाई, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। चलिए खैर आगे बढ़े। तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। मैंने जो पल्प के बारे में बताया था वो यहाँ लिखा हुआ है, आप एक चीज़ पढ़ सकते हो। एक्स्ट्रा ही बताऊँगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। ऑलमोस्ट आप भी डॉक्टर बन जाओगे। चलिए ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर घर जाते हैं, क्योंकि भैया समय भी हो गया। तो आप बताओ कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या फ़र्क है। ऑटो मतलब सेल्फ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मतलब अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें आप फूड पे अदर लोगों पे डिपेंड करते हो। और भी डिफरेंसेस बता सकते हो कि वो खाना बनाते हैं अपनी तरफ से और ये हम लोग खाना दूसरे से लेके उसको थोड़ा प्रोसेस करके खाना खाते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सनलाइट इज़ वेरी मच यूजफुल, वही लोग कन्वर्ट करते हैं और हम लोग बस उसका यूज़ करते हैं। ऐसा करके डिफरेंशिएट कर सकते हो। बताओ क्या क्या रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा फोटोसिंथेसिस के लिए, मैंने बता दिया, डिस्कस कर लिया, सारे एक्टिविटीज डिस्कस कर लिए। क्लोरोफिल हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, तीसरा हो गया आपका सनलाइट हो गया, चौथा हो गया आपका वाटर हो गया, ठीक है। आप उसमें एक्टिविटीज़ वगैरह मेंशन कर लेना, समझ लेना, सीख से। अब बताओ कि हमारे रोल एसिड का रोल क्या है स्टमक में। 2 हो गया, एक तो पेप्सिन एंजाइम ताकि प्रोटीन को जो ब्रेकिंग है वो कब काम कर पाएगा, जब एसिड की मीडियम रहेगा तब, वो नहीं रहेगा तो फिर अदरवाइज़ काम ही नहीं कर पाएगा। दूसरा तो बैक्टीरिया को किल करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को, ठीक है। अब बताओ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो दुनिया भर का हमने पढ़ा उसके क्या क्या रोल है, पढ़ा था ना, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पिप्सिन, सलाइवरी अमाइलेज, नॉर्मल अमाइलेज, और क्या क्या सीखा था भाई, हाँ और भी था लाइपेज, हाँ लाइपेज था। तो ये सब सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा काम कैसे करता है। नहीं पता, भूल गए तो वापस से वीडियो को रिवाइंड करो और सीखो यार, ठीक है। चिल पिल। आगे है कि हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्ट फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन से अपैरेटस होते हैं जिससे वो एब्जॉर्ब फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, बताया था, भूल गए। विलाई, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता था वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, पूप बनता था जो रेक्टम में जाकर स्टोर होता था, और रेक्टम में जैसे स्टोर होता था हम लोग को फील होता था अर्ज कि भाई अपने को जाना है 2 नंबर, एंड फिर एनएस से एनएल स्पिक्टर के माध्यम से निकल जाता था। रेक्टम में भी मैंने बताया था कि 2 तरह के आपके ओपनिंग है, एक 1 और 2 नंबर का, पहला इंटरनल जो ऑटोमेटिक है आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और दूसरा आप पे कंट्रोल है, उसके पे कंट्रोल है, कंट्रोल कर सकते हो, बस ज़्यादा देर मत कंट्रोल करना, दिस इज़ अनहेल्दी अनहाइजीनिक। ओके भैया, तो अपन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर खत्म हो चुका है, न्यूट्रिशन पूरा प्रोसेस खत्म हो गया, प्लांट पढ़ लिया, एनिमल पढ़ लिया, अपना पढ़ लिया, पूरा सब कुछ पढ़ लिया, डिटेल में पढ़ लिया। 2 ऑर्गेनिज्म आए थे, 2 ऑर्गन आए थे, लीवर और पैनक्रियास।
उसके बारे में भी डिटेल देखिए एनसीईआरटी में, चूँकि इंटरेस्टिंग केस है तो आपको हर एक ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना चाहिए। तो उसके बारे में मैं अलग से किसी वीडियो में, एडिशनल वीडियो में जब बना रहा हूँ तो बताऊँगा, हर एक चीज़ के पीछे डेप्थ जाऊँगा तो आप बोर हो जाओगे। आई होप इट्स क्लियर। और बहुत सही लगा आपको ये चीज़, और सही लगा ना भाई तो आप जानते हो क्या करो, लव शो करो यार, शेयर करो, बहुत सारे बंदों को दिखाओ, अपने 2 बंदों को दिखाओ, बंदियों को दिखाओ, अपने मास्टर को दिखाओ, अपने मम्मी पापा को दिखाओ, आप भी पढ़ो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। खैर इन शॉर्ट, लेट द चैनल ग्रो, ताकि चीज़ें और आगे बढ़ते रहे। खैर चैनल ग्रो करे चाहे नहीं करे, ये काम तो मैं करता रहूँगा, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु गुरु माते संगोस्त्व कर्मणि। सो आई विल डू माई ड्यूटी एंड रेस्ट इज लेफ्ट फॉर द काना। काना विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ मी, द फ्यूचर ऑफ माई चैनल, इन द फ्यूचर आगे जो भी। फिलहाल के लिए काना को मैंने कल थैंक यू बोला, जगन्नाथ धाम पूरी मैं घूमा, बड़ा गूज बम्स वाले मोमेंट थे। मोबाइल वगैरह से कैप्चर कुछ किया नहीं जा सकता था क्योंकि मोबाइल से नॉट अलाउड। बाकी बीचेस वगैरह भी गए, ब्लू फ्लैग बीचेस थे इधर, तो वो काफ़ी क्लीन था, वहाँ पे घूमा, एंजॉय किया, इसीलिए 1-2 दिन पहले इधर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो अभी इधर साइड 2-3 दिन के गैप में ही वीडियो अपलोड होंगे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी तो भैया आप एंजॉय करो, पढ़ो और इसको रिवाइज़ करो। 2-3 दिन मैं दूंगा, आप 2-3 दिन रिवाइज़ कर लेना। कुछ सवाल पूछूंगा, मैंने आज के जो वीडियो में कुछ सवाल पूछे उसको मेरे को याद दिला देना, अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। ओके, सब खैर, गुड नाइट, फिर मिलेंगे, राधे राधे, चलिए बाय, मिलते हैं हम लोग अब।